नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आने वाले वक्त में नवंबर और अक्टूबर में चुनाव होने जा रहे हैं। 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, हो सकता है जम्मू-कश्मीर के भी चुनाव हों। और ये 3 राज्य हैं हरियाणा, इसमें महाराष्ट्र है और इसके साथ-साथ झारखंड भी। लेकिन उससे पहले या उसके साथ 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। और हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में पूरा सियासी घमासान बीजेपी के अंदर मचा हुआ है। लगातार ये खबरें हैं और ये सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, बल्कि लगातार इन पर पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह की का विरोध पार्टी के अंदर ही एक दूसरे के प्रति हो रहा है। सवाल लगातार ये उठाए जा रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है? क्या आने वाले जो उपचुनाव हैं तब तक की ये खामोशी है और उसके रिजल्ट अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं आते हैं तो क्या उसके बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है? क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बने रहें। इस तरह के तमाम विश्लेषण होते रहे हैं और इसकी बहुत सारी मिसालें हमें देखने के लिए भी मिलती रही हैं। वहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि किस तरह से अजीत पवार की अगर हम बात करते हैं तो अजीत पवार के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हार जो है उसका मुख्य कारण अजीत पवार रहे, उनके साथ गठबंधन रहा। यानी कि हर जगह पर नरेंद्र मोदी के चेहरे को बचाने की कोशिश है और कोई ना कोई बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है। इस सब के बीच जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो सियासत है नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, वो भी हमने देखा है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद से चरम पर देखने के लिए मिल रही है। चाहे मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखें या फिर विशालगढ़ में, महाराष्ट्र के विशालगढ़ में जो कुछ हुआ, सांप्रदायिक हिंसा और जो तनाव हुई, वो भी हमने देखा इलेक्शन से पहले। ये सब कुछ हुआ है और हमने आपको पता है कि इसका फायदा और नुकसान किसको होता है, ये सब हमारे सामने है। और इस सब के बीच 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कांवड़ यात्रा हर साल होती है। हमने देखा कि पुलिस के अधिकारी इन कांवड़ यात्रियों पर, श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हुए हमें नजर आए। सिर्फ ये कांवड़ यात्रियों पर ही होता है, किसी और धर्म के लोगों पर कभी हमने ये होते हुए नहीं देखा। लेकिन अब इस पूरे मामले में 80-20 की सियासत हमने देखी। हमने देखा शमशान कब्रिस्तान की सियासत, कपड़ों से पहचानने की सियासत और पूरे लोकसभा के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने मां का पीछा जो नहीं छोड़ा, वो सब भी हमने देखा। लेकिन उसके बाद अब एक कदम आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि जो कांवड़ यात्रा है उसका जो पूरा रास्ता है 240 किलोमीटर का, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता हुआ हरिद्वार पहुंचता है, उस पूरे रास्ते में जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी फल सब्जी विक्रेता, जो कोई भी हैं होमचे वाले, उन सबको अपने नाम की तख्तियां लगानी होंगी। प्रोपराइटर्स भी उनको लिखना होगा और ये भी बताना होगा कि इस दुकान पर काम करने वाला, इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले कौन कौन लोग हैं, उन तक के नाम आपको लिखने होंगे। यानी कि अब नाम से पहचान की जाएगी, धर्म के आधार पर बांटा जाएगा। ये सीधे तौर पर लोकतंत्र और संविधान पर एक बड़ा हमला है, बड़ा प्रहार है। अब इसको लेकर विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है और उसने खुलकर इसका विरोध किया है तमाम पार्टियों ने। लेकिन अब जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी की हम आरएनडी की बात करें, एलजेपी की बात करें, या फिर हम बात करें यहाँ पर जेडीयू की, उन्होंने भी खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ तक कि मुख्तार अब्बास नकवी तक को ये कहना पड़ा कि इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। एलजीपी तक ने, यानी कि चिराग पासवान की तरफ से भी इसको लेकर ऐतराज जताया गया। उन्होंने कहा है कि जाति और धर्म के की बातें को आगे बढ़ाने वाला ये जो फैसला है ये गलत है। और आरएलडी ने भी इसका खुलकर विरोध किया है, जेडीयू ने भी इसका खुलकर विरोध किया और ये कहा है कि इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन लग नहीं रहा है कि ये फैसला वापस लिया जाएगा, क्योंकि अब इसमें पुष्कर सिंह धामी भी कूद पड़े हैं और उन्होंने भी कहा है कि यही सेम फैसला जो है, ये फरमान जो है वो उत्तराखंड में भी नाफिज होगा। इस सबको कैसे देखा जाए, इस सियासत को कैसे देखा जाए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं जो बिना लाग लपेट के तथ्यों पर आधारित अपनी बातों को रखते हैं और आप उनको सुनना बहुत पसंद भी करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, राजू पारुलेकर जी। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। और मेरा सवाल आपसे ये राजू जी, महाराष्ट्र से लेकर और उत्तर प्रदेश तक ये जो पूरी सियासत हो रही है, और इसमें जोड़ लीजिए आप हरियाणा को भी, क्योंकि हरियाणा में ब्रजमंडल यात्रा निकलने वाली है इसी महीने और हरियाणा में चुनाव है। हमने देखा था कि पिछली बार जब ब्रजमंडल यात्रा निकली थी तब पूरे के पूरे हरियाणा में किस तरह से खासतौर पर मेवात रीजन में हिंसा भड़की थी, वो हमने देखा था। और अब वही लोग जो पिछली बार आरोपी थे,
अब इस बार वो फिर से परमिशन मांग रहे हैं सरकार से कि वो एक बार फिर से इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। और हरियाणा में भी चुनाव है अक्टूबर नवंबर में। और हमने देखा कि अमित शाह अभी हरियाणा में थे, वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि सिर्फ 7.2% मुसलमान हैं हरियाणा में। और वहां जाकर वो कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण जो है वो पूरी तरीके से खत्म करेगी, आरक्षण उनको नहीं दिया जाएगा और ये दिमाग से निकाल दिया जाए। तो यानी कि ये पूरी तरीके से साफ है कि जिस राजनीति की वजह से लोकसभा में 240 पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, अयोध्या हार गई, बद्रीनाथ हार गई, एक तरह से धर्म की इस राजनीति को पूरी तरीके से देश ने नकारा, एक बड़े तबके ने नकारा। उसके बावजूद भी वो वही सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि जो जो असल मुद्दे हैं उनसे पूरी तरीके से भटकाव रहे, कोई असल मुद्दों पर जवाबदेह सरकार को ना बनाए। आप इस सबको कैसे देख रहे हैं? आप इन बढ़ती हुई घटनाओं को, सरकार के फरमान को, इस सबको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए कि ये जो मुद्दा है वो एकमात्र मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो मोदी और शाह के नेतृत्व में काम कर रही है केंद्र में, वो सृजन किसी प्रकार का नहीं कर सकती। बस वो जो भी खड़ा है स्ट्रक्चर उसे नष्ट कर सकती है। और वो ये भारतीय जनता पार्टी का ओवरऑल चरित्र पहले से ही रहा है, ये नया नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको बहुत ज्यादा पॉलिश किया है। अब लोकसभा चुनाव में जो हार हुई उनकी, असल में वो पूरी हार है, लेकिन उसके बाद जो पूरा तंत्र, फिर ब्यूरोक्रेसी, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईवीएम सारे इस्तेमाल करने के बाद उनको 80-90 सीटें ज्यादा मिली और फिर 240 तक आके रुके, फिर भी बहुमत नहीं मिला। उसके बाद ये लोग समझ नहीं पाए कि बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी यानी जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है, और ये देश में जो अब निरंतर एक क्रोनीज और कैपिटलिस्ट 4-10 लोगों के हाथ में सारी संपत्ति जा रही है और मध्यम और छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, ये सारी चीजें लोगों को पसंद नहीं है और उसे ठीक करने वाला और दुरुस्त करने वाला शासन वो चाहते हैं। ये समझ में नहीं आया। इनको लगता है कि कड़े से कड़े कदम उठाकर लोगों को दबाया दिया जाए, कुचल दिया जाए। तो ये कुचलने की प्रक्रिया में उनको एक एक वन बाय वन वो ले लेंगे। अब एक मुसलमान को पहले से दुश्मन बना के रखा है संघ परिवार ने। वो एक्चुअली मुसलमान दुश्मन नहीं है, एक्चुअल दुश्मन है ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो भी है वो उनका दुश्मन है, क्योंकि इस्लाम इक्वालिटी का संदेश लेकर आया था हिंदुस्तान में। उसके बाद ब्राह्मणवाद को बहुत बड़ी ठेस और क्षति पहुंचनी थी और उन ब्राह्मणवाद की सत्ता खत्म हुई। इसलिए इनके लिए ब्राह्मणवाद के लिए इस्लाम से नफरत है। फिर ईसाई आए, फिर ब्रिटिश आए, तो ईसाइयत से इनको नफरत है। और फिर बहुजनों ने सत्ता काबिज की, यानी जो गए 70 साल में जो बहुजन वर्ग था उसे रिजर्वेशन मिला, बाबा साहब आम्बेडकर, नेहरू जैसे बड़े महापुरुषों की वजह से इस देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जहाँ की छोटे से छोटे कस्बे का और छोटे छोटे जाति का लड़का ऊपर तक पहुंच सके। और यह स्थिति की वजह से ब्राह्मणवाद बहुत विचलित हुआ और ये सारी स्थितियां पैदा करने में वो 10 साल में कामयाब रहा। उसके साथ बनियावाद भी रहा और 10-12 जो कैपिटलिस्ट क्रोनीज जो साथ में है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। लेकिन आप ये स्थिति समझिए कि निरंतर एक स्थिति बदल रही है और भारत की जो आबादी है और विविधता है उसे देखते हुए ये एक्सेप्ट किया ही नहीं जा रहा है। हिंदू मुसलमान कार्ड इनसे खेला जा रहा है, बार बार लोग उसको डिसएग्री कर रहे हैं, अनएक्सेप्टेबल बता रहे हैं। फिर ये कड़े कानून ला रहे हैं। आप ये महाराष्ट्र में जनसुरक्षा नाम के एक कानून लाकर ये एक यानी मूलभूत अधिकारों पर हनन करने वाला कानून है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी लाएगा उसको एक ना एक दिन कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उनको वॉर क्रिमिनल की सजा होगी। लेकिन वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर यूएपीए तो लाया गया है, भारतीय न्याय संहिता तो है ही, वो भी काफी नहीं है। इसलिए खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत के संदेश अब फैलाए जा रहे हैं। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि उनको लगता है कि अब धार्मिक ध्रुवीकरण के सिवा अपने पास कोई कार्ड तो है नहीं, तो इसमें जालिम बनना ही ठीक है। तो इसमें अब वेलफेयर स्टेट तो वो कभी बन में नहीं पाए। एक डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियन सत्ता में उनका विश्वास रहा, उसके बावजूद उनको जीत नहीं मिली, तो उनको लगा कि अब सीधा अब एक जेनोसाइड से पहले वाले कदम तक वो पहुंच चुके हैं। यानी जो नाजी जर्मनी में जो दुकानों पे नाम लिखाया करते थे या फिर स्टार का चिन्ह लगाना पर यहूदियों को मजबूर किया गया था, वो लेवल पे अभी भारतीय जनता पार्टी और ये पहुंच गए हैं। और आप समझ लीजिए गोदी मीडिया जो है तो वो इनका रवांडा रेडियो बना है। आपको मालूम होगा कि रवांडा में बड़ा नरसंहार हुआ
उससे पहले रवांडा रेडियो ने सबसे ज्यादा प्रोपागेंडा किया था, जो राहुल कंवल हैं, जो उस दिन बात हुई, या आज तक जैसे चैनल है, जी है, ये सारी जो लोग कर रहे हैं वो नफरत फैलाने का काम जो है, वो सारी चीजें रवांडा रेडियो से सिमिलर है। तो ये बहुत बड़े वॉर क्रिमिनल और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पर जा रहा है। और मैं ये मानता हूं कि हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने में ये असफल रहेंगे हमेशा, बीजेपी और आरएसएस। लेकिन मैं एक मानता हूं कि ये जो आप खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस खाई में खुद गिर जाएंगे और फिर इस देश को एक समतल पृष्ठभूमि मिलेगी। और ये अच्छा है कि इनका पूरा नकाब हट गया और चेहरा दिख गया। अब इनके साथ जो गए हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उसको उन पर लोगों को सवाल करने चाहिए, क्या आप मुसलमानों के खिलाफ हैं? क्या आप इस तरह से स्थिति, जैसे कि आपको मालूम है पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ था, तो हिंदू कुआं मुस्लिम कुआं ऐसा करते थे, तो वैसा फिर से होना, यानी फिर से करना चाहते हैं ये लोग। तो ये बात नीतीश को और चंद्रबाबू नायडू को निरंतर पूछनी चाहिए, और विपक्ष को ये करना चाहिए, जो विपक्ष इसमें अभी तक कमजोर है, अभी थोड़ा बात करने शुरू कर दी। ये एक ओवरऑल ह्यूमन ट्रेजेडी नहीं है, कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है, ये मैनमेड ट्रेजेडी है, और वो मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ निरंतर संघ परिवार करता आ रहा है। महाराष्ट्र में भी विशालगढ़ के पास जो गजापुर में जो हुआ, वो अमन पसंद शांति पसंद मुसलमान बस्ती पर, जो महाराष्ट्रियन है, बेसिकली मराठी स्पीकिंग है, वो मुसलमानों के घरों पर हमला एक सुनियोजित तरीके से किया गया, एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। वो टेररिस्ट अटैक था, वो एक प्लान टेररिस्ट अटैक था। उसकी तहकीकात एटीएस को करनी चाहिए, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को करनी चाहिए ना। और वो वहां पर जो अनलीगल स्ट्रक्चर करके उन्होंने गिराने की कोशिश की, उसके ऊपर आज हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है और सवाल पूछे। इसका मतलब इनका रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं है, ये गुंडागर्दी करके इस देश का शासन अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और उन्होंने रखा है। तो उसके खिलाफ इस देश के आजाद अमन पसंद और गांधीवादी नागरिकों को हमेशा खड़ा रहना चाहिए और लड़ना चाहिए। जी, आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले पर न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? ये क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम इसको देखें, तो ये संविधान की जो धाराएँ हैं, उसका उल्लंघन है ये सीधे तौर पर जो किया जा रहा है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि धारा जो 21 है, जो अनुच्छेद है 21, वो कहता है वो जीवन का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 19 जो है वो आजीविका का आधार जो है उसका ये सीधे तौर पर उल्लंघन है। और ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही है कि ये उल्लंघन है पूरे तरीके से इन अनुच्छेदों का। और इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने ये कहा है कि न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस पर जिस तरह की तमाम तरह के जो अटैक हो रहे हैं संविधान पर, लोकतंत्र पर, क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा है, ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने कहा कि ये हमला है लोकतंत्र पर और संविधान पर और जो हमारी साझी विरासत है उस पर। तो क्या न्यायपालिका को उस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देखिए, इन जो बीजेपी शासित राज्यों में जो हो रहा है, उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री भी जिम्मेदार है। न्यायपालिका संज्ञान ले ना ले, ये एक पॉलिटिकल अफेयर है। और मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका अगर सर्वोच्च न्यायालय इस पे संज्ञान लेता है, तो ये इसके लिए जो जिम्मेदार जो लोग हैं, जो मैंने जिनका नाम लिया, उनको सीधा अरेस्ट होनी चाहिए। ये मानवाधिकार का हनन है, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रही है। अब ये हद से ज्यादा हो गया है। अब आप जेनोसाइड का इंतजार नहीं कर सकते। ये आप समझिए, महाराष्ट्र में वो हो रहा है, अलग तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, फिर उत्तराखंड में करने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह एक विपक्ष ने कभी मुसलमान और ईसाइयों का नाम लेकर ये नहीं कहा। उनको लगा कि हम एक लार्जर ह्यूमन ट्रेजेडी सोचकर इसको मदद करते रहेंगे, यानी विरोध करते रहेंगे, सॉरी, इसको विरोध करते रहेंगे, लेकिन ह्यूमन ट्रेजेडी नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ, ये ईसाइयों के खिलाफ संघ और आरएसएस के स्ट्रक्चर, ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर और भाजपा के जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, उन्होंने आतंकवादी काम किया है और कर रहे हैं। और सत्ता और शासन अगर संविधान से बाहर जाकर आतंकवादी काम करता है, तो रवांडा जैसी स्थिति हो जाएगी या नाजी जर्मनी जैसी स्थिति हो जाएगी। ये स्थिति में उस शासन को हक नहीं है कि उस सत्ता में बैठे रहने का, उनकी जगह जेल है। और ये उल्टा अर्बन नक्सल वगैरह झूठ जो नैरेटिव सेट करके कानून लाने की कोशिश करे, वो कानून भी असंवैधानिक है, उनकी सत्ता ही असंवैधानिक है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलिजिटिमेट लीडर्स हैं बीजेपी के, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, और जनता को ये सहन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना था,
इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन माना गया है, नहीं कि ना कि इंडिया में, लेकिन जो भी सिविलाइज नेशन है दुनिया के, उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी गई है। कई सालों से, कई शतकों से मानव इससे जूझ रहा है और उसके ऊपर विजय पाया है हमने। और उसके बाद अगर हमें मध्य युग की तरफ योगी आदित्यनाथ, मोदी, शाह ये लोग ले जाना चाहते हैं, तो ये कतई हमें, या पुष्कर सिंह को धामी या कोई भी, यानी कोई नेता XYZ ABC, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, कोई भी ले जाना चाहता है, तो बात समझिए कि ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें एक संविधान के प्रति जागरूक नागरिक होने के हमें एक जरूरी है कि हमारा ये कर्तव्य है कि इसका विरोध करें, ना कि हमारा ये फर्ज है, ना ही हमारी आजादी हमारा फर्ज भी बनता है। आपकी आजादी मेरा आपका फर्ज है, तो हमें ये अरीफ फल वाले की प्रॉब्लम नहीं है, ये राजू परोड़ेकर की भी प्रॉब्लम है, ये आरफा की भी प्रॉब्लम है, ये बुशरा की भी प्रॉब्लम है, ये केंद्राम की भी प्रॉब्लम है, ये MK स्टालिन की भी प्रॉब्लम है, और राहुल गांधी की प्रॉब्लम, ये सबकी प्रॉब्लम है। क्योंकि किसी भी आजादी के, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिए हैं, हमें ये कवच मिला है, तो हमें उसके प्रति कर्तव्य निभाना पड़ता है, और हमारा ये कर्तव्य है कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं। और ये लार्जर ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी है। और आप मानवाधिकार संगठन से क्या उम्मीद करते हैं भारत के? उसको तो पहले ही विश्व ने बाहर कर दिया, और दूसरा तो अरुण मिश्रा उसको लीड करते हैं, जिन्होंने लगातार अदानी के खिलाफ जो केसेस थी, उसको उन अदानी के पक्ष में उसके रिजल्ट आए, तो उनसे आप क्या अपेक्षा? वो बेहतरीन प्रधानमंत्री, उन्होंने जज होने के बाद कहा किसी को, तो उनसे उम्मीद नहीं मैं करता। मैं मानवाधिकार आयोग, ये सब सारी चीजें, इंस्टीट्यूशंस डैमेज्ड हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और इसे आरएसएस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लेकिन इसलिए एक नागरिक को सचेत और जागरूक रहना आवश्यक है, और चाहे वो उत्तर प्रदेश का नागरिक हो, उत्तराखंड का हो, महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, केरल का हो, कहीं का हो, और जम्मू कश्मीर का हो। आपको एक बात मैं आप और बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपके सामने, जी। कि फिलिस्तीन का झंडा फहराने की वजह से लोगों को यूएपीए लगाए गए। तो मैं मानता हूं कि भारत सरकार की ऑफिशियल भूमिका फिलिस्तीन को दोस्त मानने की है, फिलिस्तीन राष्ट्र को सपोर्ट करने की है यूनाइटेड नेशंस में। अब चुपके चुपके आप हथियार इजराइल को देते हैं, वो ऑफिशियल नहीं है ना आपका, ये इनका पर्सनल है, अदानी का। तो उसकी जो ऑफिशियल भूमिका है, हमारे मित्र देश है, अगर इजराइल का झंडा आप फहरा सकते हैं, आप ट्विटर पे लगा सकते हैं, तो फिलिस्तीन का भी लगा सकते हैं। फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस में भारत ने सपोर्ट किया है, और फिलिस्तीन को ही हमने सपोर्ट किया है इस युद्ध में भी, ये मोदी सरकार ने भी किया है। तो आप यूएपीए फिलिस्तीन का झंडा फहराने के बाद कुछ लड़कों को कैसे अंदर कर सकते हैं? इसका जवाब विपक्ष को निरंतर मांगना चाहिए। मैं एक बात से बहुत ही खफा हूं, वो बात यह है कि हर मुद्दा, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड हो, फिर शेयर मार्केट घोटाला हो, फिर मुसलमानों के खिलाफ जो इन्होंने जो एक जंग ही छेड़ी है, फिर नागरिकों के खिलाफ जंग छेड़ी, हर मुद्दा विपक्ष उठाता है और छोड़ देता है। उसका परसिवरेंस जो है, उसको निरंतर उठाते रहना और दबाव बनाए रखना, वो ये करते नहीं है। और राहुल गांधी के एक भाषण पे कांग्रेस ऐसी खुश है, वो बहुत अच्छा भाषण था, उस पर मैं भी खुश हूं, लेकिन एक पार्टी को उसके ऊपर खुश रहने से फायदा नहीं है, वो नीचे तक आना चाहिए, सारी चीजें नीचे तक दिखने चाहिए। आज महाराष्ट्र में गजापुर में जो हुआ, उसके बाद कांग्रेस एक्टिव हुई, एक बहुत बड़े पैमाने पर किया, लेकिन उन्होंने उनके साथी दल जो है, जैसे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है, उनका वहां जाना, उनका लड़ना, उनका ये कहना कि मुसलमानों के खिलाफ अन्याय और हमारे बराबरी के हकदार हमारे भाइयों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो हम नहीं सहेंगे, ये निरंतर रोज कहने की जरूरत है। जब तक मोदी और शाह सत्ता में है, योगी सत्ता में है, पुष्कर सिंह धामी सत्ता में है, गिरिराज सिंह जैसे लोग बयान दे रहे हैं और फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर यूएपीए लगा रहे हैं, और जनसुरक्षा कानून लाने की महाराष्ट्र में कोशिश हो रही है, तब तक विपक्ष को चुप नहीं बैठना है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और उसकी कमी कहीं न कहीं विपक्ष के ज़रिए भी लगती है, और लगता है कि विपक्ष उस मजबूती से, या ये कहें कि जब तक एक तरह का कंक्लूजन आपके सामने नहीं आ रहा है, उसका नतीजा सामने नहीं आ रहा है, तब तक आप नहीं उठाते हैं और फिर उसके बाद बीच में छोड़ देते हैं। ये हमने कहीं न कहीं देखा है, और इस कन्विक्शन की कमी लगती है। लेकिन क्या राजू जी, महाराष्ट्र में जो हुआ और उत्तर प्रदेश में अब जो हो रहा है, या उत्तराखंड में जो हो रहा है, जिस तरह का फरमान जारी हो रहा है, क्या इसको सिर्फ हम इलेक्शन तक ही इसको देखें कि ये, क्योंकि इलेक्शन है महाराष्ट्र में,
या फिर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, या फिर इन राज्यों के जरिए दूसरे राज्यों में जो आने वाले चुनाव है उसमें कुछ ना अपना राजनीतिक हित साधने के लिए बीजेपी ये कर रही है। क्या इसको यही तक देखें, क्योंकि अगर लोकसभा के चुनाव देखते हैं या अभी जो उपचुनाव हुए 13 सीटों पर वो हम देखें तो वहां पर इसको हार ही माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद भी अगर विपक्ष इस हद तक कामयाबी हासिल कर लेता है तो साफ तौर पर इसको नरेंद्र मोदी के उस चेहरे की, उस नैरेटिव की, उस हिंदुत्व की के पूरे पूरे जाल की, उस सब की हम एक तरह से हार ही मानेंगे। क्या जब हम ये कहते हैं कि ये इलेक्शन के लिए, जीत हार के लिए किया जा रहा है, क्या हम इसको छोटा करके आंकते हैं? और जब ये काम नहीं कर रही है सियासत अभी बीजेपी के लिए, तो आखिर फिर भी ये उसी पर ही वापस आते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्या उनको ये लगता है कि ये एक ऐसा नैरेटिव है उनका जो कभी फेल नहीं हो सकता, या इसके अलावा उन्हें कुछ और करना आता नहीं है? आप समझिए कि ये सिर्फ एक बाहरी तमाशा नहीं है, ये इलेक्शन का तमाशा नहीं है, ये बहुत बड़ी लंबी और डीप प्रॉब्लम हो गई। अब इन्होंने बड़ी जो तलवारें हैं अब निकल चुकी हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि हिंदू भी इनका समर्थन नहीं करता। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भाजपा का ये इनके समझ में आए। यहां तक ऑफिशियल लेवल पे ये शंकराचार्य जो हिंदू पीठ के, वो दूसरे शंकराचार्य हैं, वो उधर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पहले शंकराचार्य तो मोदी के खिलाफ इतना बोल चुके हैं, फिर उद्धव ठाकरे के पक्ष में बोले हैं, शिंदे को विश्वासघात बोल चुके हैं। ये सारी बातें हुए और उन्होंने कहा कि आप धर्म में हस्तक्षेप ना करिए, आप केदारनाथ का सोना कहां बेचा वो बताइए, तब आप धर्म में हस्तक्षेप करना बंद करेंगे तो हम आपके राजनीति में हस्तक्षेप करना बंद करेंगे। तो ये बात आने के बाद इनके लिए ये जरूरी हो गया कि धर्म पे जल्दी से जल्दी कब्जा करें, और धर्म से कैसे कब्जा करें ये इनको मालूम नहीं है। अब शंकराचार्य अगर आपके खिलाफ है, आप धर्म पे कैसे कब्जा करेंगे? और सारे शंकराचार्य आपके खिलाफ है, बड़े धर्मगुरु, और इन्होंने जो फर्जी और नकली जो धर्मगुरु यानी जो कथावाचक है उनको साथ करके रखा है, वो कोई धर्मगुरु नहीं है, उनको कोई मानता नहीं है, जो भविष्य बताते वगैरह। शंकराचार्य शंकराचार्य है, वो भी इनके खिलाफ है। तो आप समझिए मोदी कोई हिंदुत्व के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, मोदी तो अडानी के लिए लड़ रहे हैं। आरएसएस, बीजेपी, सारा परिवार अडानी अंबानी के लिए लड़ रहा है, हिंदुत्व का क्या लेना देना। मैं आपको बताता हूं, कोंकण में बहुत बड़ा विरोध हुआ, एक जर्नलिस्ट मरा भी। क्या प्रॉब्लम थी वहां पर? एक प्रोजेक्ट आने वाला था, वो रिलायंस ने आर्माको यानी सऊदी अरेबिया की कंपनी थी, उसके साथ लाने वाले थे। उसके लिए जमीन वो ये कर रहे थे, एक्वायर कर रहे थे। तो आप मुझे बताइए कि सऊदी अरेबिया की जमीन, कंपनी के लिए जमीन आप एक्वायर करते हैं, अपने लोग मरते हैं, अपने लोग आंदोलन करते हैं, तब आपको हिंदू मुसलमान नहीं याद आता। इनके बच्चे जाकर वहां पर शेखों के साथ बैठते हैं, तब इनको हिंदू मुसलमान नहीं याद आता। तो ये गरीब के खिलाफ लड़ाई है अडानी और अंबानी की, आप समझिए इस बात की। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि वही धर्म इनके साथ नहीं है, ना मुसलमान इनके साथ है, ना हिंदू धर्मपीठ इनके साथ है, ना हिंदू आदमी साथ है, कोई भी इनके साथ ना होने से ये बौखला गए। इनको लगता है कि अब हाथियां कैसे ले, अब पावर को पकड़ने के लिए इनमें अब अंदर हलचल हो चुकी है, ये कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। और दिया जब बुझता है तो बड़ा होके फड़फड़ाता है, वो ये फड़फड़ा रहा है। तो अब विपक्ष को अपनी सारी ताकतें अपनी सेक्युलर फोर्सेस के पक्ष में लगा देनी चाहिए, ना कि शंकराचार्य के पीछे। शंकराचार्य अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दीजिए। और मुसलमानों को भी समझना चाहिए, अपने भी जो धर्मगुरु है उनको अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए। आम आदमी को अपनी गरीबी के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, अपने महिलाओं के अत्याचारों के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़नी चाहिए। और इनके अगर अगर इतना ही बजरंग दल और हिंदुत्व महान होता तो जय शाह को बजरंग दल का अध्यक्ष बना देते, बीसीसीआई का अध्यक्ष क्यों बनाया, है ना? तो अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री क्यों बने? वो फिर गोरखनाथ पीठ के तो वो महंत थे ही, तो वो ज्यादा बड़ी सीट है तो वहां बैठते हैं। धर्म की अगर बात है तो ये धर्म की बात नहीं है, ये सत्ता और संपत्ति की होड़ में भाजपा और अय्याश हो चुके हुए इनके नेता और जो संघ परिवार डूब चुका है 10 साल से, उनको अब पता नहीं है कि अब दूसरा कार्ड क्या खेले। विध्वंस का एक कार्ड है उनके पास, वो हिंदू मुसलमान था। अब सब आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, उनका इतिहास तो ये है नहीं। अब इनके पास नेता कोई है नहीं वो दिखाने के लिए। सरदार पटेल को लिया था, लेकिन बाद में उनको पता चला कि गुजरात में स्टेडियम का नाम पटेल से मोदी कर दिया और उसमें पानी आ गया। हर एयरपोर्ट जो अडानी ने लिया उस पर पानी आ गया। तो लोगों को सब पता चल गया इनका खेल क्या है। तो लोगों को पता चलने के बाद एक तो लोगों को रोज नई कोई कसरत दिखानी चाहिए थी, इसके लिए भी एक जरूरी था।
लेकिन आपको ये समझना चाहिए इलेक्शन तक है ऐसा विपक्ष को भी नहीं मानना चाहिए, ना हमको आपको मानना चाहिए। जब कोई पहलू खान मरता है या कोई भी मुसलमान किसी भी घर का व्यक्ति मरता है या गजापुर में इतने सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, देखिए एक इंसान की जिंदगी है, एक घर बनाने में पूरी उम्र लग जाती है। आपने घर खरीदा कैसे मुझे नहीं मालूम, आपने घर खरीदा कि नहीं। घर खरीदते वक्त, घर खरीदते हैं हम जब ईएमआई भरते हैं और वो घर खड़ा हो जाता है, आपको ओनरशिप मिलती है, फिर भी आपके कर्जा रहता है एक मिडिल क्लास व्यक्ति पे, कितनी तकलीफों से वो गुजरता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है उसकी। और ऐसे घर जो बर्बाद करते हैं, एक मिनट में, एक दिन में उन्होंने गजापुर में 400 घर बर्बाद कर दिए मुसलमानों के। आतंकवादी हमला नहीं मानेंगे, बोले कहीं पे कुछ वो किया है इन्होंने, थोड़ा थोड़ा दंगा हुआ, इसको दंगा नहीं कह सकते, वो यूनिलैटरल था, हमला था वो मुसलमान बस्ती पे किया हुआ हमला था, वो डिस्क्रिमिनेशन था। ये फल वाला, ये कावड़ियों के नाम पर जो 4 और 5 4 और 3 स्टार लगाकर आईपीएस ऑफिसर जो बोल रहे हैं कि हम हिंदू, वो संविधान की शपथ लेकर संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, वो संविधान की बेसिक कोर एक्टिविटी के खिलाफ बोल रहे हैं। और ये बात सब विपक्ष को रखनी चाहिए, विपक्ष रखे नहीं रखी उनकी प्रॉब्लम है, हमको रखनी चाहिए, क्योंकि हमको जो अधिकार दिए वो संविधान ने दिया है, तो उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। और आपको इलेक्शन से पहले 400 सीटें आने के बाद ये संविधान बदलेंगे और मनुस्मृति लाएंगे इन्होंने कहा था, तो अब 400 सीटें तो नहीं मिली, लेकिन ये संविधान तो बदल रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। जन सुरक्षा कानून महाराष्ट्र में लाना, ये भी संविधान बदलना है। और कावड़ियों के टाइम जो अलग अलग, और ये भी क्या, गुजरात में कई शहरों को शाकाहारी घोषित कर दिया गया। क्यों भाई, एक व्यक्ति को भी मांसाहार करना है तो उसको आजादी होनी चाहिए संविधान के हिसाब से। तो ये लोग संविधान बदल रहे हैं और हर बात को वो टेस्ट करके देखते हैं कि पानी कितना उबले तब तक कांग्रेस का आईटी सेल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेगा, और लेके कितना दिन लापता हो जाएगा। ये सब चीजें हो रही है। तो आप समझिए कि ये छुटपुट की घटनाएं नहीं है, ये इलेक्शन का एजेंडा है भी और नहीं भी, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको देखना चाहिए। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन, चर्च, कोई इनके साथ नहीं है। अब ये अपने अपने आप बल पे है, इनके साथ क्रोनीज है, इनके साथ पैसा है, बहुत बेपनाह पैसा है, इनके साथ पूरी विदेशी ताकतें हैं। और आपको तो मालूम है विदेशी ताकतें क्यों फिलिस्तीन का झंडा फहराने के बाद अंदर किया जाता है लड़कों को, क्यों नहीं इजराइल का झंडा फहराने के बाद अंदर किया जाता। नहीं, मैं तो कहता हूं कि इजराइल भी दोस्त राष्ट्र है और फिलिस्तीन भी दोस्त राष्ट्र है, तो फिलिस्तीन का तो अंदर होता है तो इजराइल का भी अंदर होने दीजिए। किसी भी, अगर ऐसा कोई कानून है, प्रावधान है, तो किसी भी दूसरे राष्ट्र का झंडा फहराने से आपको अंदर करना चाहिए। क्या यह फिलिस्तीन ने कुछ बुरा किया है? तो ये डिस्क्रिमिनेशन है और ये फैसिज्म की आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। और अभी भी हम जगते नहीं है, अभी भी हम लड़ते नहीं है, अभी भी हम बात नहीं करते। तो हम नालायक है वो भगत सिंह की कुर्बानी का नाम लेने के लिए, हम नालायक है गांधी की कुर्बानी की याद करने के लिए, हम नालायक है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिन रात अपनी पूरी बीमार तबीयत को लेकर जो संविधान लिखा था उसको अपने गले लगाने के लिए। और संविधान लेकर जो विपक्ष गया था संसद में, वो विपक्ष संविधान की पॉकेट बुक्स दिखाने के लिए गया था क्या? उसमें क्या लिखा है वो पढ़ना ज्यादा जरूरी है, उसका आचरण करना ज्यादा जरूरी है। मैंने जो आज सारी बातें की वो संविधान की रक्षा के लिए की, कोई निजी दुश्मनी तो किसी से नहीं है। और मैं एक आपको क्लियर बताता हूँ, आज मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं जाति को नहीं मानता, कुछ नहीं, लेकिन जन्म से तो हूँ। तो इसका यह व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे इससे ज्यादा फायदा, एक लार्जर फायदा है कि ह्यूमन बीइंग होने से कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से, ना कि मनुस्मृति से, ना कि हिंदू होने से, ना ब्राह्मण होने से। मुझे फायदा कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान होने से, और वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से है। और उनके साथी जिन्होंने ये तय किया, वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने ये आजादी के लिए लड़ाई की और बाद में ये देश सेक्युलर करने के लिए। तो आपको मालूम है पाकिस्तान जब बना और पूरी दिवालिया बन गया, तब पाकिस्तान के जनरल ने भारत के जनरल को एक ही कहा 71 की वॉर के हारने के बाद, हमारे और आपके लोगों के बीच में कुछ फर्क नहीं है, उतने ही अनपढ़ लोग थे, बस आपके पास एक जवाहरलाल नेहरू था। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हमें किस बात पे फक्र होना चाहिए और किस बात की किससे तुलना करनी चाहिए, इसकी भी होशियार होना चाहिए। और आपको अभी यूपीएससी स्कैम दिख रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा ये जो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी है, ये कहाँ से और कौन लोग आते हैं। तो इनको ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं, इनकी कॉम्प्रोमाइजेस जो हैं और इनकी रीढ़ की हड्डी विहीनता जो है,
वो इसलिए है कि उनमें मेरिट है ही नहीं, उसमें जाति का कोई सवाल नहीं, सारे ब्राह्मणवादी है। जो देखिए ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणवाद एक, देखिए आईएएस नाम का एक ब्राह्मणवाद है, डायरेक्ट आईएएस और प्रमोट आईएएस, ये दो अलग अलग कौम है, दो अलग जाति है, वो ऐसे ही बिहेव करते हैं एक पार्टी में जाए तो आप। तो ये देश ऐसी स्थिति में है कि जहां पर एक गलत रास्ता पकड़ने से किसी के भी एक नागरिक के पूरा देश आग में झुलस सकता है। ऐसे वक्त हमें गांधी जी को याद करना चाहिए और उनके दिखाए रास्ते पे चलना चाहिए। हमें संविधान को जी। याद करना चाहिए, संविधान को दिखाए रास्ते पे चलना चाहिए। बहुत बेहतरीन बात आपने यहाँ पर रखी है एंड आई ऑलवेज से यू डोंट मिन्स एनी वर्ड। आप जैसा जो होता है एकदम उसको उसी तरह से बिल्कुल सच को जैसा कहा जाना चाहिए, जितनी रॉ फॉर्म में बिल्कुल आप उसको उसी तरह से कहते हैं। लेकिन फिर सवाल वही आकर टिक जाता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं जो जो संविधान से चलता है, जिसकी बात आप बार बार कर रहे हैं। अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई बदलाव होना है, वो तभी बदलाव होगा जब सत्ता परिवर्तन होगा। अभी सत्ता में जो लोग हैं वो साफ तौर पर उनकी मंशा हर कुछ दिन के बाद सामने निकल कर आ जाती है। अभी जो उनके साथ घटक दल हैं वो इस मसले पर उनके साथ नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक फायदे के लिए तो उनके साथ है, लेकिन वैचारिक तौर पर अगर हम देखें तो वो उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनके विचार समाजवाद के विचार है और बीजेपी के विचार क्या है वो सबको पता है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि अगर आने वाले वक्त में इसी तरह के फैसले, इसी तरह के कदम अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके जरिए चलाए जा रहे राज्य की सरकारें अगर करती हैं, तो आने वाले वक्त में किसी भी वक्त ये गठबंधन कोलैप्स हो सकता है? क्या आपको लगता है कि जब तक ये सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता? क्योंकि चाहे ये बैसाखियों की सरकार ही सही, लेकिन ये अपनी मंशा हर कुछ दिन के बाद जाहिर कर रहे हैं कि हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे और बल्कि इसमें इजाफा होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए बुशरा जी, जहां फायदा है वहां वो है, इनका धर्मवाद भी पाखंडी है, ये हिपोक्रेट है। अगर मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने से पहले सलमान खान के साथ मोदी जी पतंग उड़ा रहे थे, तो सलमान खान क्या मुसलमान नहीं थे? अब उस दिन अंबानी की शादी में पहले सबसे शाहरुख खान शरीक हुए और मोदी जी की सेल्फी है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान सबके साथ। और वो जो उनकी महान नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद वो जो फिल्म बनी थी उसको आवाज तो शाहरुख ने दी है, वो मुसलमान नहीं है। हम डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट करना बंद करना चाहिए हमें, अगर मुसलमानों के खिलाफ सच्ची जंग छेड़नी है तो, क्योंकि अरब देशों से आता है और सबसे अमीर और सबसे बड़े ताकतवर मुसलमान सारे अरब देशों में रहते हैं, उनके खिलाफ जंग छेड़नी चाहिए। तो ये पेट्रोल और डीजल यूज करके जो मुसलमान गरीब हैं, और महाराष्ट्र में मैंने देखा जिनके घर जलाने के लिए आपने तेल यूज किया, वो तेल ही मुसलमान देशों से आता है। तो इनकी जो पाखंड है, इनकी जो तो उनके पास पूरा बहुमत है तो भी सरकार गिरनी चाहिए। अब तो बहुमत भी नहीं है, तो विपक्ष को डिप्लोमेसी, स्टेट्समैनशिप, सारी ताकतें, रास्ते पर उतरना। और मैं यही कहता हूं कि संविधान की ताकत यह है कि आपको आवाज उठाने की संविधान ने आजादी दी है। आपको आपकी आजादी, आपकी स्वतंत्रता जो है ये यही है कि आपको हर गली में, हर जगह पर जहां आप है आप लिख सकते हो, आप बोल सकते हो। आप विपक्ष को इतनी सारी चीजें हैं कि वो रास्ते पे उतर सकता है। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन विपक्ष के हैं खुद के। ये सारी पार्टियों को ये दिखाना चाहिए कि आप हिपोक्रेट हो, तो आप रिजर्वेशन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में देते हैं और यहाँ पर मुसलमानों की घर बर्बाद हो रहे हैं उसके ऊपर चुप रहते हैं। तो उनको जॉब, देखिए आंध्र में चंद्रबाबू नायडू यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं? लोगों ने ही तो पहुंचा है ना। और मोदी जी को जो भी आधी वन थर्ड मेजोरिटी जो भी मिली है उनकी एनडीए में, वो भी कैसे मिली है? लोगों ने दी ना। तो लोगों को ये लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला विपक्ष करीब करीब संख्या में सेम है। तो उनको ये पूछना चाहिए लोगों को कि आप या तो सत्ता से हट जाइए या लोगों का आदर कीजिए, आपको एक ही करना है। और ये जो कृति हुई है, जो भी हुआ है, आज नहीं, मैं ये मानता हूं कि 2016 नोटबंदी के बाद हर कृति, उसका फैसला कोर्ट ऑफ लॉ में पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड और पूरी तरह से होना चाहिए। हर चीज का, हर बात का, हर कानून का, हर बिल का, फाइनेंस बिल के नाम से लोगों को अंदर कराने की जो साजिशें की गई, उसका हर चीज का उसका होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप संविधान का पॉकेट बुक संसद में ले जाना बंद करिए। ये संविधान की फोटोकॉपी जो है वो संविधान नहीं है। संविधान आपको बाय हार्ट होना चाहिए। पहली बात तो नहीं हो तो ठीक है, आपको बाय हार्ट करने की ताकत कुछ लोगों में, बुद्धि में नहीं होगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि संविधान जो है
उसका मतलब उसका आचरण। मैंने जो भी बातें कही वो संविधान के दायरे में है। वो मैंने सत्य इसलिए कहा, इस तरह से कहा कि आपको लगा कि ये सत्य के करीब है, ये इसकी आग है इसमें। तो वाकई ऐसा ही है देश में। और वह जी संविधान के दायरे में रहकर आपको रास्ते पे आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, असहकार कर सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। विपक्ष सब कुछ कर सकता है, विपक्ष इसमें से कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर उनके जो अब दो 2/3 जो पार्टनर्स हैं, नीतीश बाबू और चंद्रा बाबू, उनको पूछ सकते हैं क्या आपको मुसलमानों से नफरत है, तो आप बस मुसलमानों से मिलना जुलना बंद कीजिए। तो मुसलमानों की नेता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो बाकी नेता है उनको मिलना ही बंद कर दे, इनको बहिष्कार करे पूरी तरह से। ये कांग्रेस जैसा ना करे। कांग्रेस ने क्या किया कि राहुल कंवल ने जो शहादत है इंदिरा जी, महात्मा जी, राजीव जी की, उसके ऊपर राहुल कंवल का बहिष्कार किया। उनको अरुण पुरी का बहिष्कार करना चाहिए, उनको आज तक का बहिष्कार करना चाहिए। ये सब नहीं किया। तो आप मर्यादित यानी लिमिटेड वो विरोध, आप कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन का लिमिटेड विरोध कैसे कर सकते हैं? तो ये अपमान नहीं है, ये जाने जा रही है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, घर लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। एक ठेले वाला, आप समझ लीजिए, दो ठेले वाले में भेद करने का मतलब है आप एक डीप डिवाइड कर रहे हो। और वो मतदाता में डिवाइड नहीं कर रहे हो, आर्थिक डिवाइड कर रहे हो। यानी हिंदू को भी पूरा ग्राहक नहीं मिलेगा और और आप ये मुसलमान भी को भी देखिए पूरा ग्राहक नहीं। राजू जी आप ये देखिए कि वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन तक भी नहीं जता पा रहे हैं, डर इतना बिठाया हुआ है। उनको ये भी पता है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी अगर वो थाने कचहरी कहीं पर भी जाते हैं। उनको ये भी पता है कि वो अगर ऐसे कहेंगे तो शायद नाम बदलकर कम से कम वो अपना कारोबार कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया तो शायद हमेशा के लिए उनकी दुकानें बंद हो जाएं या पूरी तरीके से ठेला ही वहां से उनका हटा दिया जाए। तो अब स्थिति ये आ गई है कि हर चीज को एक तरह से अपनी किस्मत मान के कबूल कर लेते हैं, क्योंकि झोली भर भर के वोट तो देता है मुसलमान, और लाइनों में लगकर लाठियां भी खाता है, जिल्लत भी बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसके जिस तरह से उसकी चेकिंग की जाती है। उत्तराखंड में अभी आपने देखा था किस तरह से मंगलौर का जो चुनाव हुआ उसमें क्या कुछ वहां पर हुआ मुसलमानों के साथ। उसके बावजूद भी वो बाहर आकर वोट कर रहे हैं। यानी कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की मजबूती से लड़ाई लड़ने में अगर सबसे आगे कोई नजर आता है तो दलित और मुसलमान हमें नजर आते हैं, और उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा जुल्म है। क्या आपको नहीं लगता कि ये तमाम चीजें जो हो रही है उसमें मुसलमानों का तो नुकसान है ही, लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि आपने प्रोपराइटर का भी आप नाम लिखवा रहे हैं, यानी कि वहां पर जातियां भी लिखी होंगी, यानी कि जो छुआछूत जो अभी भी देश में प्रचलित है, अगर उसके आधार पर कोई उनके पास नहीं जाता है कोई खाना खाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो नुकसान तो इन हिंदुओं का भी है। लेकिन सेंटर में आप मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए और उसके बाद फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिए कि हमने देखिए मुसलमानों को टाइट कर दिया, अब आप हमें वोट दीजिए, इसके अलावा और चाहिए क्या फिर आपको? नहीं है, ऐसी बात हो नहीं रही है। मुसलमानों को टाइट, देखिए मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड और हिमाचल में तो दलितों के साथ भी यही हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सेम। आदिवासियों के, ये सारा अदानी और अंबानी के लिए हो रहा है, हिंदू धर्म के लिए नहीं हो रहा है। पहली बात आप भी समझ लीजिए। और लेकिन उसका जी सबसे ज्यादा विक्टिम जो है वो मुसलमान है, इसलिए हम उनके पक्ष में है। दलित भी है और आदिवासी भी है। तो मैं ये बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो करने वाले लोग हैं, इसमें जिम्मेदार जो IAS IPS अधिकारी हैं और जानकर या अनजाने में इस चीज को जिन्होंने मदद की है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ग्रुप, इन सबको एक दिन सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन, मानव मानव में भेद करना, इससे बड़ी सिविलाइज दुनिया में बड़ा गुना, क्राइम कुछ भी नहीं है। देखिए उसके लिए और आपको मैं और एक बात बताता हूँ। मुसलमानों जी की बात आपने कही, वो चुप रहता है, मैं समझ सकता हूं कि उसकी जिंदगी, मैं भी कोई वो नहीं हूं, मुझे कोई कवच नहीं प्राप्त है। मैं बात कर रहा हूं तो आपको भी कोई कवच नहीं प्राप्त है, किसने दिया नहीं है। कर्ण को जन्म जन्म में मिला था, वैसे कोई कवच नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपको जबरन मैं गुलाम बना सकता हूं, आपको मैं जबरन आजाद नहीं बना सकता। आजादी आपको छीन लेनी चाहिए। आजादी के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है और आजादी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करनी है। आपको आजादी को पकड़ नहीं सकते। आप ऐसा नहीं मानते कि आजादी मिली है तो हमेशा रहेगी। आपको निरंतर संघर्ष का मतलब ही आजादी है। आपको आजादी के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। मुसलमान, दलित, आदिवासी, हर इस देश का शख्स जिसको अडानी अंबानी लूट रहे हैं, और ये सरकार बीजेपी की जो है, केंद्र की हो या राज्यों में हो,
वो लूटने के लिए मदद कर रही है, उनके खिलाफ लड़ना हर भारतीय नागरिक का फर्ज है। सिर्फ फर्ज नहीं है, उसके एग्जिस्टेंस यानी उसके अस्तित्व की लड़ाई के लिए आवश्यक है। और उसे ये समझना चाहिए उसकी आजादी खोने का मतलब ये है कि उसका मत वो खो देगा, उसका ओपिनियन खो देगा, और फिर मायूसी की कोई सीमा नहीं रहेगी। अब जो दिख रहा है कि अगर कुछ आवाज उठाएंगे तो अंदर हो जाएंगे, तो पहले से ही उमर खलीद अंदर है, कोर्ट ने क्या लिया, कोर्ट क्या कर रहा है? चीफ जस्टिस साहब के कितने भाषण मैंने आजादी पे और पर्सनल लिबर्टी पे, तो अर्णव गोस्वामी वाली केस में तो उन्होंने इस तरह से कहा था कि मुझे लगा कि नई सुबह हो गई देश में, लेकिन उसके बाद किसी की पर्सनल लिबर्टी कोर्ट को याद नहीं आई। तो आपको ये पकड़ के चलना चाहिए कि कई चीजें कॉम्प्रोमाइज है आरएसएस के साथ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज जब आजादी के लिए आप जंग छेड़ते हो, आपको आपकी आजादी खतरे में आती है, तो इसीलिए खतरे में आती है कि कई चीजें इंस्टीट्यूशंस में कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और उसी के खिलाफ तो लड़ना पड़ता है, वरना क्यों लड़ना पड़ेगा आपको? आप तो अपने काम में लगे हो। आज जर्नलिज्म का पेशा ही खत्म हो गया। कितने सारे जर्नलिस्ट बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया अडानी के लिए, कोई आवाज ही नहीं उठाई। देखिए, आपने देखा संसद में सांसद मोदी के खिलाफ या शाह के खिलाफ बोलने के लिए निलंबित नहीं हुए, जो भी हुए पहले अडानी के खिलाफ बोलने के लिए हुए। तो आपको पता चलना चाहिए कि देश का मालिक कौन है। महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है वो अडानी को धारावी और कई जमीनें देने के लिए हो रहा है, और उनको इलेक्शन चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए आवाज अडानी के खिलाफ नहीं उठे, इसलिए जन सुरक्षा कानून ला रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये एक कार्टेल की तरह कर रहे हैं, इसमें धर्म का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें हिंदू धर्म नहीं है। शंकराचार्य तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, दोनों कि हमारा कोई वो नहीं रख रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं। और राम मंदिर में राम का सम्मान नहीं कर पाया, आधा अधूरा मंदिर वो कर दिया, जो धर्म मैंने होली की बुक में नहीं लिखा है, जैसे नहीं करना चाहिए। खुद शंकराचार्य जिन्होंने 40 साल की तपस्या के बाद कहा है, वो आपको मालूम है, सबके सामने है, उसके बाद ये दादागिरी कर रहे हैं। तो ये मुसलमान और हिंदू की पर्सनल लड़ाई नहीं है, मुसलमान और हिंदू को साथ आकर लड़ने वाली लड़ाई है। जैसे जैसे हमेशा आजादी की लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान हुआ उसकी वजह ही हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग थी। यही लोग थे जो टू नेशन थियरी को उन्होंने रचा था। सावरकर ही थे वो, टू नेशन थियरी। सावरकर और जिन्ना ने मिलके पार्टीशन 45 से लेकर 47 तक कांग्रेस की जगह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग रूल कर रही थी इस देश की पूरे दिमाग को, इसलिए पार्टीशन हुआ। क्या हमें इस देश को अखंड, आबाद और शांतिप्रिय करना है, या फिर इनके कहने पर जाकर फिर बर्बाद होना है? ये हमें तय करना है, और एक नागरिक के नाते मैं ऐसा होने से इनकार करता हूं। आपको भी अपना तय करना है, हमारे देखने वाले सारे दर्शकों को ये तय करना है। जी, जाहिर सी बात है, और ये बहुत बेहतरीन आपने बात कही है कि ये हम सबको तय करना है, और ये लड़ाई कोई हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है। ये बेसिकली लड़ाई है जो जिस तरह की सियासत हो रही है, ये उसके खिलाफ आवाज है। क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें, राजू पारूलेकर जी जो है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि शायद जो बातें मैं एक मुसलमान पत्रकार होने के नाते शायद जो ना कह पाऊं, उससे कहीं ज्यादा बहादुरी से उन तमाम बातों को बिना लफ्जों को चबाए वो सब कहते हैं। तो यही इस देश की खूबसूरती है, और ये खूबसूरती बरकरार है, और ये खूबसूरती बरकरार रहेगी, ये इस इलेक्शन के रिजल्ट ने भी बता दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सत्ता की रोटियां उन्हें सेकनी है, और जो वाजिब सवाल हैं आपके, जो आपकी रोजी रोटी के सवाल है, जो बेरोजगारी के सवाल है, जो नेशनल सिक्योरिटी के सवाल है, जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो लगातार अग्निवीर को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो सैनिकों की शहादत को लेकर जिस तरह के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, वो सवाल ना उठाए जाएं, और इन बहस में तमाम वक्त को जाया कर दिया जाए, और आपकी रोजी रोटी का सवाल उठ ना पाए, और इसमें विपक्ष को भी और हम सबको भी इसमें उलझा कर रखा जाए। इसलिए हर कुछ दिन के बाद इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन इसको इतना कम आंकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टमैटिक ढंग से एक नतीजे पर पहुंचने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, जिसका जिक्र राजू पारूलेकर जी ने अभी अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन में किया है। राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।